अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 54 स्टार्ट करें। अच्छा जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह कितने दिनों बाद माशाल्लाह, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है भाई छुट्टी करने के लिए। कि ऐसे नहीं होता, बंदे को बड़ा सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है अपने फ्यूचर के बारे में। अच्छा अच्छा जी, कल के न्यूमेरिकल पे बात चल रही थी, तो पहले ज़रा थोड़ी थ्योरी पढ़ लें, 1-2 मिनट ज़रा बच्चे आ लेने दें, बड़े आगे में हैं। सेक्शन से 76 निकालें, और निकालें जल्दी सेक्शन 76। सुबह सुबह बुलवा। अच्छा जी, सेक्शन 76 में हमने ये बात पढ़ी थी, पेज नंबर 178 पे, 48 पे, 148 पे, कि आम हालात में तो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे, और इसी तरह एसेट को ऑल्टर या इंप्रूव करने का खर्चा, जिससे एसेट की एफिशिएंसी वगैरह आउटपुट बढ़ जाए, तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। बट इन रेयर सर्कमस्टांस मोहतरम, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स वाले कहें कि आप ऑल्टर करने का खर्चा, इंप्रूव करने का खर्चा, या फिर कोई भी इंसिडेंटल खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन का, वो पूरा पहले साल ही खर्चे में डाल लें। ओके, पॉइंट 3, भाई अगर एक घर में एसेट पड़ा हुआ है, घर में, उसको आप उठा के बिजनेस में ले आए। अगर एक एसेट कहां पड़ा हुआ है जी? घर में, और उसको उठा के किस में ले आए? बिजनेस में। तो तसल्ली से बात सुनिएगा, अगर एक एसेट घर में पड़ा हुआ है, उसको उठा के बिजनेस में ले आए, उसकी कॉस्ट क्या होगी? फेयर वैल्यू। किस दिन की? जिस दिन बिजनेस में लाए। इफ अ पर्सनल एसेट इज पुट टू बिजनेस यूज, इट्स कॉस्ट विल बी द फेयर वैल्यू ऑन द डेट इट इज। जिस दिन आप बिजनेस में लाए, उस दिन इसकी जो कॉस्ट होगी वो इसकी क्या ले ली जाएगी? फेयर वैल्यू। नेक्स्ट, जो इसकी फेयर वैल्यू होगी वो क्या ले ली जाएगी? कॉस्ट ले ली जाएगी। अच्छा, अगर कोई बंदा एक एसेट खुद बनाए, मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग है, राइज वाले कहते हैं हमने कैंटीन है, कैंटीन हमने खुद बनानी है। अगर कैंटीन खुद बनाएंगे तो फिर मटेरियल का खर्चा भी लगेगा, लेबर का खर्चा भी लगेगा, वो सारा खर्चा जमा करके बिल्डिंग की कॉस्ट निकल आएगी। तो अगर आप कोई एसेट खुद बनाना चाहें तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? कल हमने पढ़ा था, या पिछली क्लास में, कि हमने बना बनाया एसेट खरीदा था। क्या पढ़ा था? बना बनाया एसेट खरीदा था। और पहले हमने क्या पढ़ा था? ये तो हमने पहले पढ़ा था। आज सुबह सुबह क्या पढ़ा? घर का एसेट कहां ले आए? बिजनेस में। और अब पढ़ने लगे हैं खुद एसेट प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप खुद एसेट प्रोड्यूस करें या कंस्ट्रक्ट करें तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? शेल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? मटेरियल और लेबर, और ओवरहेड्स वगैरह भी होते हैं। ओवरहेड पता क्या होता है? ओवरहेड ये होता है कि ऊपर के खर्चे, मिसाल के तौर पे आपको ये बनाने के लिए बिजली इस्तेमाल करनी पड़ी, जनरेटर किराए पे लेना पड़ा, दीज आर कॉल्ड एज, बोले, ओवरहेड। The cost of produced or constructed asset shall be total cost incurred in producing or constructing the asset प्लस एनी जरूरी खर्चे, प्लस एनी जरूरी खर्चे। जाहिर बात है जरूरी खर्चों में मटेरियल, लेबर के खर्चे ही ऐड होंगे। एंड एक्सपेंडिचर पेड टू ऑल्टर, और बाद में उस बिल्डिंग के ऊपर आपने एक और कमरा डालना पड़ा, या उस बिल्डिंग के अंदर आपको से कोई किचन बनाना पड़ा, तो वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा, ऑल्टर और इंप्रूव। ओके, अच्छा ये ना आगे हम बस न्यूमेरिकल जो कल वाला कर रहे थे उसके ऊपर, किधर है? पेज नंबर 196। अच्छा जी, इसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालनी थी यार। कितनी आई थी इनकम फ्रॉम बिजनेस? टोटल किसी ने किया था घर में? मेहरबानी कोई बता दे। हाँ जी, 19794। ओके गाय, गुड गाय, 19794। अच्छा जी, अब हमने इसका क्या निकालना है? 19687। ओके, अब हमने इसका टैक्स निकालना है। तो ये तो न्यूमेरिकल का फेस चल रहा था ना, अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं।
चलें जी, करवाएं इनकम फ्रॉम बिजनेस के। ये न्यूमेरिकल का फेस है। मिस्टर का नाम क्या है? सिकंदर। छोड़ें यार, आप लोग ना बताया करें। मैं यार, आप रिकॉर्डिंग करो, मैं पढ़ाता हूँ, आप रिकॉर्डिंग करो। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2024। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बोले तो 1968, ये है रुपीज इन 1000, और इसके अलावा इसकी और कोई इनकम नहीं है। टैक्सेबल इनकम बोलें 19687। अब हम इसका टैक्स निकलवाएंगे। मोहतरम सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस हमारा सैलरी नहीं कमा रहा, तो कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 1 लगेगा, 19687। लेकिन प्लीज 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 पेज नंबर 5 पे, अगर मैं पेज नंबर 5 तो नहीं है किताब का, पता नहीं कौन सा पेज है, अगर मैं पेज नंबर 33 पे आता हूं तो मोहतरम 19687 नहीं है। ये जो मैं देखने आया हूं 19687। ओ ओ ओ, आखिर में 3 जीरो भी तो है, तो 19.6 मिलियन है, तो सीरियल नंबर गाय 8 लगेगा। हर गाय को समझ आई? सीरियल नंबर 8 लगेगा। तो अब 12200000 और बोले 1220, कौन सा जीरो? 12200000 12200000 जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। तो 19687 6 मिलियन से कितना बढ़ेगा? लेटर पकड़ लें, कोई नहीं, 138687 जी। जिन्होंने कसम खाई हुई कैलकुलेटर ना निकालने की वो भी निकाल लें, इंटू 867, तो इधर तो 687 है। अच्छा, इंटू 30, जवाब बोले तो 601045। अगर इस 4 को उड़ाऊं तो 0 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 450, बस राउंड कर दें 6010। तो 19 मिलियन पे 6 मिलियन टैक्स बना। 1,90,00,000 में से 60 लाख दे देंगे हुकूमत को। अगर बड़े होकर सिकंदर बने तो 1,90,00,000 में 60 लाख ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा मांग रही है हुकूमत। अच्छा मोहतरम यार, एक चीज लेस करनी है, जिसके लिए इतनी लंबी चौड़ी बहस कर रहे थे। एक चीज लेस करनी है, वो लेस करना है एडवांस इनकम टैक्स। वो लेस करना है। बोले तो कल आपको सवाल में याद आ रहा होगा कि हमारे शहजादे अकाउंटेंट ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम टैक्स माइनस कर दिया था। हमने इसको कहा था कि सेक्शन 21A की रोशनी में इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब हमने इसको कहा कि ये सेक्शन 21A की रोशनी में बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसका मतलब है बिजनेस के खर्चे के तौर पे ये माइनस करने की इजाजत। हाँ, एंड पे हमें ख्याल आया कि यार चलो इतना टैक्स तो ये हुकूमत के पास पहुंच ही चुका है ना, क्यों ना इतना टैक्स माफ कर दें। तो न्यूमेरिकल के एंड पे ना इसको हम माफ किया करेंगे। जिस तरह एम्प्लॉयर नहीं सैलरी पे टैक्स काट लेता था, वो हम एंड पे माफ करते थे, इसी तरह इसको भी एंड पे माफ किया करेंगे। अच्छा पहले ये बता दें, कल मैंने इस इनकम टैक्स को ऐड क्यों किया था? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुका हुआ था? माइनस। सेक्शन 21 के ने कहा था ये टैक्स माइनस करने की इजाजत, इसलिए हमने टैक्स को क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। कल तो खर्चा ना होने की वजह से ऐड किया था, लेकिन आज इतना टैक्स छोड़ने की वजह से कंसिडर कर रहा हूं। क्लियर? तो एडवांस इनकम टैक्स बोलें कितना पे कर चुके हैं हम? 200। तो पेएबल टू गवर्नमेंट 5810। कर लिया? ओके, नोट कर। मिस्टर सिकंदर, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। डन। अच्छा तो यार ये इसका टैक्स हमने माफ क्यों किया है? इसलिए कि ऑलरेडी हुकूमत के पास इसका इतना टैक्स पहुंच चुका था। क्या? अच्छा, ये एक ही दफा जगह बनवा दे, मैं जरा रोक रहा हूँ। बाकी रोज में भी ना एक एक दो बंदे की जगह बनवा दे। एक ही दफा जरा जगह बनवा दे, एक ही दफा। बस ठीक है, काफी है। इधर इधर हो जाओ, और इधर हो जाए, ये जगह है, ये थोड़ा सा और इधर हो। ओके, और इधर हो जाए, ये जगह।
अच्छा जी, आगे चलें। तो मोहतरम, इट इज डन नाउ। अब सवाल पता क्या है? एक सवाल पूछ लो, खड़े हो जाओ। डरोगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, बदले तो नहीं लेके आओगे? एक सवाल का जवाब दे दो यार। एक बड़ा बोल्ड सवाल है, पूछने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन यही मौका है शायद पूछने का, इसके अलावा मौका भी ना मिले पूछने का। पेज 72, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यार ये सिकंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है? इसकी सेल 250 मिलियन से कम नहीं है? 100 मिलियन के अंदर अंदर, या 100 मिलियन से 250 मिलियन के दरमियान दरमियान, तो ये तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है। 100 मिलियन देखते हैं, इसकी सेल देखते हैं। पता नहीं, मैंने कल नजर नहीं पड़ी मेरी इसकी सेल पे। सिकंदर पता नहीं क्या लूट में चाहिए थी, कितनी सेलें कर रहा था। कितने मिलियन है यार इसकी सेल? इसकी सेल है 25.5 मिलियन। इसकी सेल क्या है? 25.5 मिलियन। अच्छा ठीक है जी, 25.5 मिलियन। अब इधर आए। ये जो टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और ये है पेज 72 के लिए। तो सिकंदर की सेल कितनी है जी? 25, चलो आप 26 भी कह दो। बताएं इस पे टैक्स क्या लगेगा? 7.5 या 7.5? तो हमने इस पे 7.5% टैक्स तो नहीं लगाया। हमने तो सिकंदर की जान ले ली रहे। हमने इस पे 7.5% टैक्स कहां से लगाया है? हमने तो सिकंदर के ऊपर जो है, वो जब टैक्स लगाने की बारी आई है, तो हमने तो सिकंदर पे टैक्स लगाते हुए लुट.com मचा दी है। हाँ, 7.5% का हमने तो 35% तक रेट लगाया है। क्या? हाँ, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही भाई ने फरमाया। हमने न्यूमेरिकल बिल्कुल सही सॉल्व किया है। न्यूमेरिकल के अंदर कोई गलती नहीं है। असल में ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला बेनिफिट अवेलेबल है उस बंदे को जो हम तो बोलोगे, तो उस बंदे को अवेलेबल है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो बना के बेचे, खरीद के बेचे, बना के बेचे, खरीद के बेचे, बना के बेचे, खरीद के बेचे। आप बताइए ये कौन है? बना के बेचे, खरीद के बेचे। तो ये इस पे वुमेन एंटरप्राइज तो नहीं लगाना? इस पे सिकंदरी तो नहीं है? सिकंदर है ना, तो वुमेन एंटरप्राइज तो नहीं लगाएंगे, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्यों नहीं लगाएंगे? चलो आज दिमाग खुला थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं खुल गया, साथ वाला परेशान तो नहीं हो रहा, दिमाग खुल तो गया ना। तो मोहतरम ये ना इज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स। अब आप इसे ये असम्पशन नहीं लेंगे मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है, तो ये ट्रेडर होगा, खरीद के बेच रहा होगा। तो इसलिए जब तक मैन्युफैक्चरर का लफ्ज सवाल में आना जाए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट किस पेज पे था मैंने जो दिखाया? इट इज, बोले बोले बोले, इट इज नॉट स्मॉल एंड बिकॉज। या मैंने आपको इस सवाल में ये अप्लाई कराया कॉन्सेप्ट, या आपको जरा मेंटली प्रिपेयर करवाने वाले दिनों के लिए? मेंटली प्रिपेयर। इट इज नॉट एसएमई बिकॉज इट इज नॉट मैन्युफैक्चरर। लिख लिया आपके साथ वाले ने? इंश्योर करें जरा। इट इज नॉट एसएमई बिकॉज इट इज नॉट मैन्युफैक्चरर। हालांकि इसकी सेल कितने से नीचे है? 100 मिलियन से नीचे है। 100 से 250 भी दूर की बात, 100 मिलियन से नीचे है इसकी सेल। लेकिन इस पे एसएमई वाले रेट क्यों नहीं लगाए? क्योंकि वो बेनिफिट्स ना हुकूमत ने सिर्फ उनको दिया हुआ है जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो चीजें बना के बेच रहे हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अगला सवाल आपने बड़े गौर से समझ लें। अब आई होप के आप हजरात में से जिन्होंने तशरीफ लाना था वो तशरीफ ला चुके हैं, मेहरबानी आपकी। पेज नंबर 195 पे आए। अच्छा जी, यार ये ना ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर इनकम टैक्स बिजनेस न्यूमेरिकल्स। इन रूल्स का ना हम अपनी तरफ से ना ऐसे ही अपनी तरफ से नाम रख लेते हैं पार्ट ए। क्या नाम रख लेते हैं? पार्ट ए। तो पार्ट ए रूल्स का नाम रख लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट्स इन न्यूमेरिकल। अच्छा यार, एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं कहूँ ना अकाउंटिंग वालों की किसी चीज में मसला है, तो अकाउंटिंग वालों की चीज हमेशा उल्टानी होती है। फिर अकाउंटिंग वालों की चीज उल्टाने का तरीका यह है कि P&L में जिस तरह गई हुई है उससे रिवर्स साइन करके उल्टा दो। और जब भी मैं कहूं टैक्स वालों का गेन, टैक्स वालों का लॉस, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, तो वो चीजें रिकॉर्ड करनी होती है। मैं ऐड और लेस ना बोला करें यार, वो नेचर डिफरेंट होती है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहूं कि अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टानी है। अब आप मुझे बता दें न्यूमेरिकल में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की कैसे उल्टाएं? क्या हो चुकी है? इसको उल्टाने का तरीका ऐड कर दिया। अच्छा, अब मैं कहूं न्यूमेरिकल में टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, तो जरा खर्चे रिकॉर्ड करने का तरीका सोचे। खर्चे रिकॉर्ड लेस। अगर मैं आपसे कहूं अकाउंटिंग वालों के मुताबिक बिल्डिंग बेचने पे गेन आया है,
तो अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दें तो गेन कैसे उल्टाएं? लेस करके। अच्छा मैं आपको बताऊं, नहीं टैक्स वालों की नजर में भी गेन ही आ रहा है, टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कर दें। तो बोले अकाउंटिंग वालों के आइटम्स को क्या करते हैं? उल्टाते हैं। अगर वो खर्चे हों तो ऐड करके उल्टाते हैं, और अगर वो अकाउंटिंग गेन्स हों तो लेस करके। तो ये ना लफ्ज बोला करें ऐड या लेस, उल्टाना या रिकॉर्ड करना बोला करें। तो अकाउंटिंग वालों की चीजें उल्टाया करनी है, टैक्स वालों की चीजें रिकॉर्ड किया करनी है। अच्छा यार जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग वाले जब कोई चीज उल्टाएं तो बदले में टैक्स वाले कोई चीज रिकॉर्ड भी करने दें, ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा दूसरी मैंने बात की थी लीज के ऊपर, आज लॉजिक डिस्कस करूंगा, लेकिन अगेन मैंने सोचा लीज पे लॉजिक डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। हल्की सी बात बस समझ लें लीज के बारे में, ऐसे ही 2 दिन जो कैफ 5 में आपने जाके पढ़ने हैं, अभी क्यों हम जाया करें। हल्की सी बात लीज के बारे में समझ लें। लीज के बारे में ना थोड़ा सा इख्तलाफ है। टैक्स वाले कहते हैं कि आप अगर कोई चीज़ बैंक से किस्तों पे ले रहे हो ना, तो ये चीज़ आप ले लूँ कोई नहीं रहे, आप किराया ही दे रहे हो बस। क्लियर। और अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि नहीं 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 यार, ये चीज़ ना किस्तों पे आप लेना चाह रहे हो असल में, तो पैसे नहीं आपके पास, तो ऐसा ऐसा पैसे देके लेना चाह रहे हो। तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं इसलिए पहले दिन से इसको डिप्रिशिएट करो, और क्योंकि किस्तें आहिस्ता आहिस्ता पे होती हैं तो फिर किस्तों पे बैंक को इंटरेस्ट भी मांगते हैं, तो इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करो। क्लियर। और वो बात अलग होती है कि बैंक किस्तें इस तरह की बना देता है रेंटल के, उसमें इंटरेस्ट भी पड़ा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के चक्कर में पढ़ेंगे तो बिल्कुल कैफ 5 में निकल जाएंगे आप। तो बस ये बता दें, अकाउंटिंग जब आप कैफ 5 में पढ़ेंगे तो जब भी अकाउंटिंग के सवालों में लेसी को सॉल्व करेंगे, यानी जिसने एसेट लीज पे लिया हुआ है, तो उसके P&L में कैफ 5 के टीचर क्या डलवाएंगे? क्योंकि वो एसेट आपने ले रहे हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन डलवाएंगे, और क्योंकि उसकी किस्तें आहिस्ता आहिस्ता पे कर रही हैं इसलिए लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट डलवाएंगे। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं सारी चीज़ों को छोड़ो, इसकी बजाय क्या माइनस कर लो? रेंटल माइनस कर लो। अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि जरूरी नहीं हर जगह अकाउंटिंग वालों की चीज़ उल्टा के टैक्स वाले अपनी को चीज़ डलवाएं भी। ठीक है, अब्बा जी कह रहे थे बेटा ये भी दे दो, अब्बा इसके बदले में क्या देंगे? अब ये भी दे दो, अब्बा इसके बदले में मुझे क्या देंगे? मोटरसाइकिल भी आपने मेरा ले लिया, इसके बदले में मुझे क्या देंगे? लेकिन जरूरी नहीं हर चीज़ लेके बदले में कुछ दें। अच्छा तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन आपको पता है उल्टाई जाती है, बदले में टैक्स वाले कहते हैं यार डेप्रिसिएशन हमारी वाली और इनिशियल लॉस माइनस कर लो, और हाँ ना कर दें, इतना मुंह हिला दें, नहीं आना किया जा रहा तो। अच्छा ये दूसरा पॉइंट छोड़ें, रनिंग लीज मतलब है कि लीज अभी चल रही है, एक है लीज खत्म हो जाना, वो भी हम किसी दिन पढ़ेंगे, लीज खत्म हो गई है। रनिंग लीज का मतलब है लीज चल रही है। तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाएंगे, इसकी बजाय रिकॉर्ड क्या करेंगे? लीज रेंटल क्रेडिट। क्लियर, यही ठीक है। कल हम लोगों ने मैंने रिवर्स और रिकॉर्ड कलर्स लिखा हुआ है, उल्टाओ और रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट, डेटर्स में प्रोविजन होते हैं अंदाजा, प्रोविजन उल्टाएंगे। कल एक्चुअल बैड डेट अवेलेबल नहीं थे सवाल में, अगर अवेलेबल होते तो एक्चुअल बैड डेट टैक्स वाले माइनस करने देंगे। क्लियर। लेकिन यार कुछ जगह ऐसी हैं कि हम चीजें उल्टा रहे होंगे, बदले में रिकॉर्ड कुछ नहीं कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे फाइन टू गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स है, सैलरी पर मंथ है एक्सीडिंग रुपीज इतने, 25,000 पर मंथ पेड इन कैश, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड फंड है। ये न्यूमेरिकल में जो वर्किंग 1 चल रही है ना बिजनेस की, उस वर्किंग 1 की बात कर रहा हूं। तो वर्किंग 1 में आप ये सारे खर्चे उल्टा देंगे ऐड करके, लेकिन इसके बदले में टैक्स वाले ये नहीं कहेंगे कि फाइन माइनस ना करो, चलो फाइन ही कर लो, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग डेप्शन माइनस ना करो, चलो टैक्स डेप्शन माइनस कर लो, ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर है। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन माइनस ना करो, चलो टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस कर लो, ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर है। अच्छा यार कुछ खर्चे होते हैं अलाउड, सच एज फाइन नॉट पेड टू गवर्नमेंट, पेड होना चाहिए था, फाइन नॉट पेड टू गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑल टैक्सेस अदर इनकम टैक्स। ये वाले जो खर्चे हैं ना, इनको उल्टाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कोई प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हो गया है तो अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर लिया है, टैक्स वाले कहेंगे हाँ सही माइनस किया है, चलो आगे। तो कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो मोहतरम इसलिए कुछ खर्चे, इन खर्चों को इग्नोर करना है, इन खर्चों को इग्नोर करना होता है न्यूमेरिकल में। क्लियर। और इन खर्चों को ऐड करना होता है। क्लियर। कुछ फायदा हुआ इस टेबल का, कुछ माइंड मैप बने। अच्छा जी, तो जो एसेट हमने बाजार से खरीदे हुए हैं उनके बारे में रूल बताएं। अकाउंटिंग वालों का डेप्शन उनकी ऐड करेंगे और बदले में टैक्स वालों का डेप्शन माइनस करेंगे। और जो एसेट हमने लीज पे लिए हुए हैं उनकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और दीवानावार उसका दिल खंगोल के अंदर से रेंटल निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा था मोहतरम, माशाल्लाह आप तो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, कुछ चीज़ें इंसानों के चेहरों से पता चल जाती हैं और कुछ के लिए दिल खंगोलने पड़ते हैं। तो मोहतरम ये जो न्यूमेरिकल का फेस था, कुछ चीज़ें तो यहाँ से पता चल रही थी, अकाउंटिंग डेप्शन में मसला है, फलां में मसला है, लेकिन कुछ चीज़ें तो अदर इन्फॉर्मेशन से पता चली। तो सिमिलरली कुछ चीज़ें जो है वो आपको न्यूमेरिकल के फेस से पता चले करेंगी, कुछ चीज़ें अदर
इंफॉर्मेशन से पता चलेंगे। अच्छा मैं ये पूछ रहा था आपसे कि एक चीज का लोर हुई थी, 0.4 हमारा भी पेंडिंग है, बाकी सारे पॉइंट में करा दिए, 0.2 रह गया, वो पढ़ लें। 0.4 फिर कभी करेंगे। 0.2 मिसाल के तौर पे अकाउंटेंट हमारे ने गलती से प्लांट को खर्चों में डाल दिया, फर्नीचर को खर्चों में डाल दिया, सॉफ्टवेयर को खर्चों में डाल दिया। ये तो ना सिर्फ एक टैक्स ब्लंडर है बल्कि अकाउंटिंग ब्लंडर भी है। अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो फिर पूरे कॉस्ट ऑफ एसेट को आपने उल्टाना है। ओन्ड एसेट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन P&L। जैसे कल वाले सवाल में कौन सा था, सॉफ्टवेयर था, कौन सी एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर VI में, एडजस्टमेंट नंबर VI में, सिकंदर वाले सवाल में, सिकंदर, ये इसकी मिसाल है। अगर कभी कोई आपका अपना एसेट आप गलती से किस में डाल दें, खर्चों में डाल दें, तो पहला काम क्या करेंगे, जरा आंखें बंद करके सोचिए, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितना खर्चा माइनस हो चुका होगा, उसकी पूरी परचेज प्राइस को क्या कर देंगे, इसके बदले में टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे, हाँ इसके बदले में टैक्स वाले अपनी वाली अमोर्टाइजेशन माइनस करने देंगे। तो बोले प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कल की एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या माइनस हो चुकी थी, 600 का पार्ट बन के कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर अगर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी थी, टैक्स वाले कहेंगे यार इसकी कॉस्ट माइनस ना करो, इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर लो। तो हम क्या करेंगे, फिर कॉस्ट ऐड कर देंगे, उसकी जगह अमोर्टाइजेशन माइनस कर देंगे। ये एक ब्लंडर हुआ करेगा जो अगर कभी कभी हुआ करेगा तो हम इसको सही कर लिया करेंगे। अच्छा जी, और एक और चीज जो जाते जाते की थी यार, ये खर्चों को पे ना करना ना, ये एक जुर्म है, खर्चों को पे ना करना, लेकिन थोड़ा वेट करके इसकी सजा मिलती है। सजा फौरन नहीं मिल जाती, सजा मरने से पहले मिल जाती है सजा। मसलन आपने खर्चा पे नहीं किया 2020 में, हुकूमत 21 में कहेगी यार पे कर लो, 22 में कहेगी कर लो यार, 23 में कर लो यार, पे कर दो यार, 24 में हुकूमत कहेगी नहीं पे किया, आप कहेंगे नहीं पे किया, हुकूमत कहेगी आ जा, तेरा खर्चा हम डिसअलाउ करते हैं। अब 2020 की कैलकुलेशन आपको रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, 24 में जाके आपने इसको न्यूमेरिकल में ऐड कर देना है। अब आप सोचेंगे ये 20 में खर्चे में गया था, 24 में बदले में इनकम में जा रहे हैं। और यार एक मजे की बात बताऊं, हाँ बताता हूं, अगर यहां 2321 लिखा होता तो 2024 का न्यूमेरिकल करें ना हम, तो इस 2024 के न्यूमेरिकल में इग्नोर करते, इस 2024 के न्यूमेरिकल में इसको इग्नोर करते। अबे वजह बता दे रहे, क्यों वजह बता दें इसको क्यों इग्नोर करते। मोहतरम असूल पता है क्या, असूल ये है कि अगर कोई खर्चा है ना 21 का, तो वो 22 में आप पे ना करें, 23 में पे ना करें, 24 में पे ना करें तो भी ठीक है, 25 में पे कर दें। अगर 25 में भी पे ना करें तो ये 25 में ऐड होगा। कल यार, लेकिन मैंने बड़ी जानबूझ के सवाल में ना 20 का खर्चा डाला था ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। खर्चा किस साल का था, 21, 22, 23 तक वेट करना था। अगर खर्चा पेना होता तो 24 में। ये 4 साल वाली बात किस सेक्शन में पड़ी थी, सेक्शन 34 के 5 में पड़ी थी, मैंने आपको बताया था, सेक्शन 34 के 5 में। क्लियर। तो खर्च लायबिलिटी को पे ना करना जुर्म है या बहुत अच्छी बात है, जुर्म है। वैसे लोगों को आप लटकाया करेंगे पैसे या दे दिया करेंगे, ज्यादा भी लटकाया तो 3 साल लटकाना है, चौथे साल इन एनी केस, लेकिन जिससे आपने जो वादा किया होगा उसको तो आप दे ही देंगे। तो डन डना डन। तो मोहतरम ये बात आपने लिख ली माशाल्लाह, आपने नेक हाथों से, जिन हाथों से सुबह फजर के लिए अल्लाह अकबर किया है। अच्छा मोहतरम, आज तक तो वैसे ही बड़ा आसानी से उड़ जाते हैं फजर में। अब मुझे ये बता दें कि इसको फिर हमने क्या करना है, अनपेड रेंट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कितनी अमाउंट थी, 6 की थी ना, इधर नजर भी नहीं सही आ रही। अनपेड रेंट को आपने क्या कर देना, बोले ऐड कर देना। सजा देनी है या रिलैक्स करना है, सजा किस जुर्म की, पेमेंट ना करने की। तो सजा अगर देनी हो तो ऐड करना है, लेस करना है। ऐड करने से प्रॉफिट, जब प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो टैक्स बढ़ जाएगा। क्लियर। तो टैक्स वालों की नजर में 6 क्या हो जाना चाहिए, सजा मिल जानी चाहिए। तो सजा मिलने का क्या मतलब है, इसको क्या कर दें, ऐड कर दें। चलें जी, आ जाए सेक्शन 76 पे। अच्छा ये आपने ना जो पेज है 195, इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है घर में, पेज 195। क्लियर।
सेक्शन 76। मजा आया था वैसे इसका, न्यूमेरिकल का सिकंदर वाले का? बोले मजा आया था। तो फिर कल आपने रात को खाना भी नहीं खाना था, इसी को कर लेना था, और सुबह फजर में भी नाश्ता भी नहीं करना था, इसी को कर लेना था। और ज्यादा मजा आया करें तो फिर ये वाला सवाल कर लिया करें। पेट नहीं भरता, बस मजा आता है। पेज 148। लेट आने वालों, अल्लाह आपका भला करे। हमने पॉइंट 3 और 4 कर लिया है, हम बहुत आगे निकल गए हैं, अल्लाह ही आपका भला करे। और ना आने वालों को तो अल्लाह ही पूछे। अच्छा पॉइंट 5 नहीं, अब तो शुरू होने लगा है। कर लें जिन्होंने करना है, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। एक ही दफा कर लें। जी बिल्कुल, इसकी कसर आएगी थी। ओहो, टाइम पे आना था आपने, we've already discussed। अच्छा जी, बताऊंगा मैं। मोहतरम, कई दफा आप कोई फिक्स एसेट बाय करते हैं, उस पर सब्सिडी मिलती है या ग्रांट मिलती है, ठीक है जी। अच्छा ये ना, ये जो चीजें मैं पढ़ाने लगा हूँ, ये ना टेंशन मांगती हैं। ये सिर्फ आज का दिन सेक्शन 76 में जरा ज्यादा टेंशन देनी पड़ेगी। कई दफा हुकूमत हमें सब्सिडी या ग्रांट देती है। सब्सिडी या ग्रांट ये होती है कि हुकूमत कहती है यार हम आपको जो है ना, आप एसेट खरीदने लगे हो ना, तो इसमें ना 2 लाख हमारी तरफ से। आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, हुकूमत कहती है चलो खैर, आप नहीं 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 2 लाख आप हुकूमत से ले लेते हैं। तो आप कोई प्लांट इंपोर्ट करने लगे तो हुकूमत ने कहा 2 लाख हमारी तरफ से। ये सब्सिडी या ग्रांट है। इसमें 2 सिनेरियोस बन सकते हैं। जैसे ही आपको ये ग्रांट मिले, कमिश्नर आपको देखे ललचाई हुई नजरों से कहे यार जबरदस्त है यार, औसम यार, 2 लाख रुपए तुझे मिले, 2 लाख रुपए तुझे बैठे बैठाए मिल गए, आजा माय डियर टैक्स दे दे इस पे। आपसे क्या मांग ले? 2 लाख टैक्स नहीं मांगेगा, 2 लाख पे रेट लगा के कोई टैक्स मांगेगा। तो सब्सिडी या तो क्या हो सकती है, टैक्सेबल, या सब्सिडी क्या हो सकती है, माफ। तो सब्सिडी एक तोहफा ही है ना यार, हुकूमत ने आपको तोहफा दिया, इसको सब्सिडी भी कहते हैं, ग्रांट भी कहते हैं। हुकूमत ने अगर आपको तोहफा दिया, सब्सिडी दी, ग्रांट दी, कुछ भी दिया, तो मतलब इसमें कितने सिनेरियोज हैं? 2। या तो कमिश्नर क्या कहे, आजा काका टैक्स दे, ठीक है, या दूसरी ऑप्शन क्या है, कमिश्नर इसको क्या कर दे, एग्जेम्प्ट कर दे। अच्छा एक बात ये हो गई, इसको साइड पे रखते हैं। अगली बात, आप बोतल खरीदने गए 30 रुपए की, दुकानदार ने आपको सब्सिडी दे दी। सब्सिडी क्या दी? दुकानदार को उसकी बेगम का फोन आया, रुखसाना ने रशीद को फोन किया, रशीद पुत्र पास हो गया AFC से पुत्र पास हो गया। रशीद खुशी में, रशीद दुकानदार खुशी में आपको बोतल दे रहा था 30 रुपए वाली, तो उसने 30 रुपए वाली बोतल जो है उसमें से आपको 5 रुपए की सब्सिडी दी। और बताएं आपको बोतल कितने की पड़ी? अच्छा मुझे बता दें, आप जब बाहर निकलेंगे दुकान से तो घर वाले अगर आपसे पूछें भाई कितने की बोतल पड़ी, पड़ी कितने की? 25 की पड़ी। क्यों? वैसे लोगों को कितने की मिल रही थी, लेकिन आप राइट उस टाइम पे पहुंचे थे जिस वक्त उसको रुखसाना का फोन आ रहा था, राइट एट दैट टाइम आप पहुंचे थे, तो उस वक्त आपको सब्सिडी की वजह से 30 रुपए वाली चीज कितने में मिली? आप क्या कहेंगे, मुझे पड़ी कितने की? वैसे मिलती कितने की है? 30 की। अच्छा व्हाट इज नेट कॉस्ट, कट कटा के नेट आपको कितने की पड़ी? 25 की। ग्रॉस कितने की थी? 30 की। लेकिन आपको बच बचा के बचत बुचत होके टोटल कितने पड़े? 25। क्लियर? अच्छा जब भी सब्सिडी या ग्रांट मिलेगी ना, तो हमने सवाल में
पहले ही नेट कर लिया करना है, पहले ही नेट कर लिया करना है फिगर्स को। क्या मतलब, अगर आपने लाख रुपए का एसेट खरीदा और हुकूमत ने कहा था 20,000 मेरी तरफ से, आपको पड़ा कितने का? आपने लाख रुपए का एसेट खरीदा, हुकूमत ने कहा यार 20,000 मेरी तरफ से पैसे रख लो। आप बताएं, आप लाख रुपए सप्लायर को दिया आपने और 20,000 हुकूमत से लिया आपने, आपको वो प्लांट पड़ा कितने का? 80,000 का। तो जब भी टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, इस बहस को जरा साइड पे रखें। जैसे ही सवाल में सब्सिडी या ग्रांट आया करेगी, हमने फौरन नेट से सवाल शुरू किया करना है। कहां से सवाल शुरू किया करना है? नेट से सवाल शुरू किया करना। डन। अच्छा, ये मैं सारा अभी लिखवा भी देता हूं। ये ना आप ऐसा करें, आप आ जाएं पेज नंबर 150 पे। पेज 150 पे कहीं जगह ढूंढ के ये मैंने बात आपको अभी बताई है, पेज नंबर कौन सा? 150। लिख लें जी। पहले तो लिख लेना सब्सिडी कितने किस्म की होती है? 2 किस्म की, एक एग्जेम्प्ट और हो सकता है नीचे भी इसके मैंने कुछ लिखवाना हो, तो बहरहाल जगह है आखिर में सफे के, हल्की सी एक लाइन और लिखवानी होगी। देखे ना यार, इनके नीचे हो सकता है एक लाइन और छोटी सी लिखवानी हो, तो बस इस तरह प्लान करके लिख लें। सब्सिडी क्या हो सकती है जी? एग्जेम्प्ट भी हो सकती है और एसी बंद करवा लें। एसी बंद करते हैं, किसी का रिमोट है? अच्छा चलो बंद करते हैं। क्लियर। अच्छा जी, अगली बात मैं कुछ और कर रहा हूं। चाहे सब्सिडी एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, इस कॉन्सेप्ट को फारक करें। जब भी आपको सब्सिडी मिलेगी, आपने किससे शुरू करना है? नेट से शुरू करना है, यानी आपको चीज कितने की पड़ी। अच्छा, असल में ना फिर चीज की कॉस्ट निकालनी होती है, उसको डेप्रिशिएट करना होता है। एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 70,000, पेज 150। सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड इज 15,000। अगली बात मैंने काट दिया। अच्छा जी, बोलें जी, एसेट कितने का खरीदा? 70,000 रुपए का। फर्ज करें कि एसी आपने खरीदा, एसेट 70,000 रुपए का खरीदा, सप्लायर को कितने पे किए? 70,000। हुकूमत, ये तो आपका आउटफ्लो हो गया ना, आउटफ्लो हो गया। और आपका इनफ्लो 15,000। 15,000 किसने किसको किस बात पे दिए? गवर्नमेंट ने हमें दिए एसेट खरीदने के ऊपर। तो बोले हमें पड़ा कितने का? पड़ा कितने का? तो अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरी कॉस्ट कट कटा के कितनी? बस आपने डायरेक्ट 55 से पेपर में शुरू कर दिया करना है। बेशक कैलकुलेटर पे भी 70 - 15 ना करें, आमतौर पे ऐसा करना नहीं होता, 70 - 15 करके शो करना है, लेकिन मैं आज की बात के लिए कर रहा हूं, ठीक है? आप इसको शो ना करें, कोई मसला नहीं। क्लियर? तो बोले जी कट कटा के कितने का पड़ा? 55 का। क्लियर? अच्छा, अगला सवाल, मैंने ये लाइन काटी हुई अभी। एन एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 70,000। अच्छा, एक बात याद रखिए, आप डेप्रिशिएट आप किसको करेंगे? 55 को। और अगर एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया तो मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट होगा? 55। लेकिन पहले साल कॉस्ट पे रेट लगाएंगे, पहले साल ही 55 डेप्रिशिएट हो जाएगा या आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट होगा, लेकिन इन द एंड ऑफ लाइफ कितना डेप्रिशिएट हो चुका होगा? 55। अच्छा, इन द सेकंड सिनेरियो, सॉल्यूशन मत देखें, स्क्रीन की तरफ देखें यार। एन एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड इज 15,000। तो अगेन जी शुरू करवाएं, कॉस्ट बताएं, नेट कट कटा के कितने की पड़ी? 55,000 की। अच्छा, अब ना ये देखिएगा यार, इधर सब्सिडी क्या थी और इधर सब्सिडी। मोहतरम, इन दोनों सूरतों में ना ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी, इन दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। अब आपने जो 15,000 माइनस किया हुआ है ना, उसको ऐड करना पड़ेगा दोबारा। वो जो माइनस किया हुआ ना, फील हो रहा है 15 माइनस किया हुआ है, देखें इसको, फील हो रहा है 15 माइनस किया हुआ है, देखें इसको, फील हो रहा है 15 माइनस किया हुआ है, इसमें से फील हो रहा है, इसमें से 15 माइनस किया हुआ है, ये नेट कट कटा के है। इसमें आप ऐड बैक कर दें दोबारा सब्सिडी कितनी, कॉस्ट शूट अप करके किस पे पहुंच गई? दोबारा वहीं आके खड़ी हो गई, कितनी? अब आप कहेंगे माइनस भी किया, ऐड भी किया, इसकी क्या जरूरत थी? इस बात को छोड़ें जरा। अच्छा, अब इसकी लॉजिक, अब इसकी लॉजिक, अब इसकी लॉजिक। अच्छा, इधर ना देखिए, दो मौके हैं, दोनों मौकों पे खिंचाई नहीं होनी चाहिए बंदे की। एक मौके पे रिलैक्स करना चाहिए, दूसरे मौके पे खिंचाई होनी चाहिए उसकी। तो जैसे ही आपको 15,000 मिला था ना, तो हुकूमत ने कहा था इस 15,000 पे टैक्स ना दो, इस 15,000 पे टैक्स। बोले खुशी मिली होगी, गम मिला होगा? खुशी मिली होगी। क्या खुशी मिली होगी? कि हुकूमत ने क्या कहा? टैक्स, आपको खुशी मिली, आप घर जा रहे थे,
आपने कहा यार 70,000 का खरीदा हुआ मैंने, इंशाल्लाह 70,000 को डेप्रिशिएट करूंगा। कमीशन ने कहा नहीं 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 70,000 डेप्रिशिएट नहीं करने दूंगा, कॉस्ट को गिरा के 55 पे ले आया। अब बता दें आपका दिल क्या चाह रहा था, पड़ा मुझे पता है 55 के, वैसे ही एसेट के बिल देख के बताएं दिल क्या चाह रहा था, डेप्रिशिएट किसको करते हैं 70 को। लेकिन हुकूमत, लेकिन अब लॉ मेकर कह रहे हैं कितने को डेप्रिशिएट करें। जैसे गाड़ी नहीं होती थी 26 लाख वाली, आप उसे 25 लाख पे ले आते थे, अब ये एसेट 70 वाला, आप उसकी बजाय कितना डेप्रिशिएट करेंगे। अब जब आप 55 डेप्रिशिएट करेंगे तो डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड होगी, और अगर अच्छा होता 70 होता तो भी डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड हो जाती, और अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड हो जाती तो फिर तो मजे हो जाने थे। क्या मजे हो जाने थे, खर्चे बढ़ जाने थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा। दोबारा सुने, दोबारा सुने। अच्छा मुझे दोबारा सुने। अच्छा कट कटा के एसेट पड़ा कितने का, 55 का। ये तो पेपर में इस तरह हमने लिखा है करना है, ऐसे लॉजिक की बात कर रहा हूं। जब आपको 15,000 मिले, हुकूमत ने जब आपको कितने दी, हुकूमत ने कहा ये ले रशीद पकड़ 15,000, आपने इसमें 15 और भी नोट है 14, तो जैसे ही आपको पकड़ाए गए 15,000 तो कमिश्नर ने क्या कहा, चल यार मैंने तो सुना है ये 15,000 तुझे माफ हो गया। जैसे ही 15,000 माफ हुआ आपको मिली खुशी, ये खुशी अफजार भी नहीं, आपने अभी ये खुशी अफजार भी नहीं की थी कि अगली खबर मिली, भाईजान भाईजान आपका एसेट 55 का है। आप मुंह नीचे करके परेशान हो गए ना, तो बेगम ने आएगा खुशी भी मिली गम भी मिला, बैलेंस हो जा, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना तोहफा मिला। मैं तोहफा कहता हूँ साथ वाले को देखते हैं, प्लीज इधर देखा करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना तोहफा मिला, 15,000 का तोहफा मिला। क्लियर। ये जो 15,000 का तोहफा है ये क्या है, टैक्सेबल है। आपने बना लिया मुंह, टैक्स लगा रहे हैं मेरे से। उन्होंने कहा रिलैक्स करते रहे, एसेट 70 का ही मानूंगा। चलो शुक्र है। कट कटा के पड़ा कितने का था, लेकिन मेरे एसेट की प्राइस क्या मानी जाएगी 70। अब जब 70 मेरे एसेट की प्राइस मानी जाएगी तो 70 डेप्रिशिएट होगा पूरा, उसमें वो वाला 15 भी डेप्रिशिएट होगा, तो डेप्रिसिएशन बढ़ने से मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट, और मैं काम टैक्स दूंगा। तो कोई इस किस्म की लॉजिक है इसकी, लेकिन लॉजिक को क्या करना छोड़े परे, हमने इस तरीके से पेपर में चलना है। वो सवाल है, आप लोग सवाल पूछ लें जो पेपर में करने में, मैं बता दूं आपको, पेपर में जब कभी एग्जाम हुआ करेगी तो आपने, अच्छा आप लोगों के जहन में कोई और तरीका आ रहा होगा कि सर इस तरह अगर कर लें तो इस तरह भी ठीक है, उस तरीके को छोड़ें। तो पेपर में फिलहाल याद कर लें, मैं लेता हूं आपका सवाल, पेपर में इस वक्त एक चीज याद कर लें कि जब भी सब्सिडी नहीं, पहली बात, चाहे सिनेरियो 1 है चाहे सिनेरियो 2 है, चलना हमेशा नेट से है। ये बात बेसिक है, ये बात बेसिक है जो सबसे पहली है, चलना हमेशा नेट से। क्वेश्चन 1 हो या 2 हो, ऑलवेज स्टार्ट विद नेट कॉस्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद नेट कॉस्ट, चाहे क्वेश्चन 1 हो चाहे क्वेश्चन 2 हो। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 55 होगा 70 होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 55 होगा 70 होगा 55 होगा। अच्छा अगली बात को याद कर लें, बस अगली बात को आप लोगों ने लॉजिक के जरिए नहीं पेपर में अप्लाई करना, अगली बात याद रख लें। जब कभी एग्जाम हुआ करेगा तो बस, जब कभी एग्जाम तो ठीक है, आपने 55 को अपने हाल पे छोड़ देना, कुछ नहीं टच करना, बस 55 ठीक है, गुड, आपने सही कर लिया। और जो ऐसे रट्टा मारने के लिए भी कुछ लोग करते हैं, एग्जाम्ट है तो चलो मैं भी रिलैक्स रिलैक्स फील करूँ, एग्जाम्ट रिलैक्स, मैं भी चलो इसको 55 पर रहने देते हैं, ठीक है, कुछ छेड़ाछाड़ी की जरूरत नहीं है। और अगर टैक्सेबल है तो छेड़ाछाड़ी की जरूरत है, बल्कि टैक्सेबल अगर है ना तो फिर उसको थोड़ा बेनिफिट दे दें, क्योंकि टैक्स तो बेचारे ने दे दिया ना, उसको बेनिफिट क्या दे दें, उसकी प्राइस को बढ़ा के किस पे कर दे 70। हालांकि प्राइस कट कटा के वैसे पड़ी कितने की थी, और बताएं आपने वो जो चीज खरीदी थी दुकानदार से कट कटा के तो 25 की पड़ी थी, लेकिन हुकूमत ने बढ़ा के 55,000 वाली चीज को किस पे ले गए। अब आप सवाल पूछ लो जो पूछना। उस पर जितना टैक्स बनेगा, नहीं 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 नहीं, सब्सिडी पूरी अमाउंट की बात होगी। अब दुकान के ऊपर जाते हो तो दुकान पे जाके यही बात होती है कि 30 वाली चीज अगर आपको जो है वो मिली 25 की, तो 5 का आपको खुशी हुई, आप बाहर निकल के क्या बताते हो मुझे कितने की पड़ी, 25 की पड़ी जी। कौन सी अकाउंटिंग वाला, हाँ 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 हाँ, अच्छा जी, लेकिन इस तरह वो नहीं पूछता। मोहतरम अब नटशेल बता दें सारी बात का क्या बना। पहला स्टेप बताएं, ऑलवेज स्टार्ट विद द नेट कॉस्ट। जैसे दुकान पे जाते हैं 30 रुपए वाली चीज 25 रुपए की मिल जाती है, तो हम क्या कहते हैं 25 की पड़ी, तो हमेशा आपने क्या कहना है 70 - 15 55 की पड़ी, 70 - 15 55 की पड़ी। ये लिखने के बाद आपने जरा नजर मारनी है सिनेरियो कौन सा बन रहा है। अगर हुकूमत कह रही है मैंने सब्सिडी पे तो मुझसे टैक्स नहीं लेना, तो आपको आज खुशी होगी, आपको आज खुशी होगी कि मैंने इस पर टैक्स
लेकिन उसको फौरन गम दे दें, ये गम की खबर सुना के कि तुम्हारे एसेट की प्राइस हमने कम कर दी है, तुम्हारी डिप्रेशन कम होगी, ये गम दे दिया आपने उसको, तो शायद ये लॉजिक है। एंड ओहो ग्रांट वापस लेना कोई नहीं सिलेबस में, मिलने तो दो। अच्छा तो अगली बात, सब्सिडीज टैक्सेबल, तो टैक्सेबल में आज आपने उसे क्या दी है? खुशी। आज उसे क्या दी है? तो कल आप उसे गम दे दें, क्या कह के, सॉरी आज गम दिया है, मादरत मेरे मुंह से निकल गया, अगर टैक्सेबल है तो आज क्या दिया है? गम दिया है। आज गम दिया मादरत गम दिया, खुशी मेरे मुंह से, आज टैक्स देना पड़े तो आज आपने उसे क्या दिया? गम दिया। इस गम को कैसे कंपनसेट करें? खुशी देके। कैसे खुशी दें उसे पड़ा तो कट कटा के 55 का था, लेकिन दोबारा बढ़ा के उसका एसेट किस पे ले जाए? 70 पे। अब वो फ्यूचर में डेप्रिशिएट कितना करेगा? जैसे कोई बंदा गाड़ी खरीदे 30 लाख की, आप उसे ऐसे ही खुश होकर कहते हैं चल यार 30 लाख की डेप्रिशिएट कर ले, हालांकि गाड़ी कितनी डेप्रिशिएट होती है? 25 लाख। ऐसे ही है। तो इसको पड़ा कट कटा के कितने का था? हुकूमत ने खुशी देने के लिए इसकी प्राइस को बढ़ा दिया। जब प्राइस बढ़ गई तो प्राइस दोबारा शूट अप करके कहां आ गई? 70 पे। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, an entity purchase an asset। अच्छा ये ना वो तो अगर सब्सिडी एग्जेम्प्ट थी तो हमने क्या किया था? 55 को 55 नहीं रहने दिया था। क्लियर? और अगर सब्सिडी टैक्सेबल थी तो 55 में दोबारा 15, वट एवर द लॉजिक मे बी लीव इट। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 के नीचे अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वैसे तो आप लिख चुके हैं, खाली यही बनाना पड़ेगा। इतना सा तो यहां तक तो लिख चुके हैं ना सारे, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट के केस में बस 55 को उसी तरह पढ़ा रहने दें, और टैक्सेबल के केस में 55 में 15 ऐड कर दें। लॉजिक फर्क करें। अच्छा जी, अब आप अगली बात पढ़ें। क्वेश्चन 3, यार इधर ऊपर देखा करें ना, आप सोल्यूशन साथ देख रहे होते हैं। An entity purchased an asset costing rupees 40,000. Loan received from government for buying this asset is, calculate the cost of asset। बताएं जी भाई 40,000, ये तो सब्सिडी नहीं है यार, ये तो ग्रांट नहीं है। व्हाट इज दिस? लोन तोहफा होता है या वापस करना होता है? ये तो सब्सिडी नहीं है, तो इसलिए दिस लोन हैज नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ एसेट। आपके पास 40,000 का आपने एसेट खरीदा था, पैसे नहीं थे, 12,000 आपने कौन से उधार ले लिया, कल कल को ये 12,000 वापस कर देंगे। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? तो इग्नोर कर दें इस एसेट को। क्यों इग्नोर करें 12,000 को? वाइल कैलकुलेटिंग प्राइस एसेट की निकालते हुए इसको इग्नोर कर दें। ये सब्सिडी नहीं है, ये ग्रांट नहीं है, क्योंकि ये उधार है, ये वापस करना है। ग्रांट और सब्सिडी वापस नहीं करनी होती। वापस आ जाए। ये ना हमने अनलकीली पेज 149 पे पॉइंट 10 पढ़ा है, पेज 149 पे पॉइंट 10 पढ़ा है हमने। The cost of an asset, the cost of an asset। अच्छा इसमें पहले आगे पढ़ें, इसमें सेकंड पोर्शन पहले पढ़ें जरा, वो ज्यादा समझ आएगा। However, if the grant, subsidy, rebate, commission or assistance is chargeable to tax का क्या मतलब होता है? exempt या taxable? इसके मुख्तलिफ नाम बता दें सब्सिडी के। ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन और असिस्टेंस। However, if the grant, subsidy, rebate, commission is chargeable, then it will be added in net cost। ये net cost लिख लें वरना आपको कंफ्यूज करेगा। However, if the grant is chargeable, it will be added in net cost। However, if the grant is chargeable, it will be added in net cost। However, if the grant is chargeable, it will be added in, clear? दोबारा बोले। However, if the grant is chargeable, if the grant is, it will be added। पहले नेट कॉस्ट निकालें, फिर उसको दोबारा इसमें क्या कर दें? ऐड कर दें। अच्छा ये कौन सी ग्रांट होगी जरा मुझे बताएं? टैक्सेबल वाली, एग्जेम्प्ट वाली? ये कौन सी बात मैंने पढ़ दी दूसरी लाइन में? टैक्सेबल वाली, एग्जेम्प्ट वाली? अच्छा मुझे ये बताएं, इससे पिछली लाइन में फिर कौन सा लफ्ज आना चाहिए एग्जेम्प्ट का?
क्योंकि इधर हमने कौन सी बात कर ली है, लेकिन मजे की बात सुनिए, पिछली लाइन में टैक्सेबल का लफ्ज नहीं आ रहा, एग्जाम का लफ्ज नहीं आ रहा पिछली लाइन में, इसलिए एग्जाम का लफ्ज नहीं आ रहा क्योंकि हाउएवर से पहले, और लॉजिक भी यही बनती है कि एग्जाम का लफ्ज ना भी आए तो खैर है, क्योंकि हाउएवर का मतलब ये है कि ये सिनेरियो टैक्सेबल के लिए, तो इससे पिछला सिनेरियो किसके लिए था, तो अब एग्जाम का लफ्ज कहीं ना ढूंढिएगा, वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट डज नॉट इंक्लूड द ग्रांट, ये कौन सा रूल है, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट में ग्रांट इंक्लूड नहीं करनी, इसको जरा याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। द कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द ग्रांट, कॉस्ट में ग्रांट नहीं इंक्लूड कर देनी, बल्कि नेट करनी है उल्टा, द कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द ग्रांट। लेकिन अगर टैक्सेबल हो तो फिर इंक्लूड या ऐड करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट डज नॉट इंक्लूड, बोले बोले, डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी ग्रांट और अदर असिस्टेंस रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। वो क्यों मिली थी ग्रांट, क्या आपने क्या बाय करना था, बोले एसेट बाय करना था। ये इस लाइन का ना मतलब उर्दू में लिख लें, नेट कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं करना, लेकिन आपको याद है दूसरे सिनेरियो में करना था। इंग्लिश थोड़ी सी टफ है जरा। द कॉस्ट विल नॉट इंक्लूड ग्रांट, डज नॉट की जगह विल लिख लें, शायद ज्यादा आसान लगे। द कॉस्ट विल नॉट इंक्लूड अमाउंट ऑफ ग्रांट, कॉस्ट में ग्रांट की अमाउंट नहीं डालनी। अच्छा यार एक एक्सेप्शन है, अच्छा वैसे ये ग्रांट कौन सी है, एनी एग्जेम्प्ट ग्रांट, एग्जेम्प्ट सब्सिडी, एग्जेम्प्ट रिबेट, क्योंकि नीचे किसी हाउएवर के बाद किसकी बात हो रही है, तो इंप्लाइड सी बात निकलती है कि हाउएवर से पहले किसकी बात हो रही होगी, एग्जेम्प्ट की। लेकिन एग्जेम्प्ट इस लॉ में लिखा नहीं, बड़ी कंजूसी से इसने अंग्रेजी मारी है वैसे, और आज हमारे याद करने के लिए है भी यही अंग्रेजी, 2-3 लाइनें अंदर है, 2-3 लाइनें ऊपर है, बस यही हमने याद करनी है आज, बस क्लास खत्म होने लिए। ओके यार ये क्या है, देखो इधर इधर देखना जरा, एग्जेम्प्ट वाली तो हो गई थी एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे ख्याल से, और टैक्सेबल वाली ये क्या है, अदर देन लोन, कहते लोन पे ये सेक्शन नहीं लगता, अदर देन लोन, अदर देन कहते लोन को तो बाहर ही निकाल दो, लोन पे ये सेक्शन में लगाना ही नहीं चाहता। लोन क्या होता है, ग्रांट होती है या वापस करना होता है। अच्छा ये तो बात आपको पता है ना, कभी कभी लोन पे इंटरेस्ट देना होता है, कभी इंटरेस्ट नहीं देना होता है, कहते हैं हो सकता है उस लोन पे इंटरेस्ट देना हो या ना देना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लोन के बारे में जनरल रूल क्या है, अगर लोन मिल गया आपको एसेट खरीदने के लिए तो आपने उस लोन को सवाल में क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ओके इग्लू, हमारे सिलेबस में सिर्फ एसेट की ग्रांट है, अंडरलाइन करें। एक्विजिशन ऑफ असिस्टेंस का मतलब है कि तुम एसेट खरीदो और उसको मंगवा मैं देता हूं, मिसाल के तौर पे, वो भी तो ग्रांट ही होगी, वो भी तो ग्रांट होगी क्या, तो वो तो एसेट बन रहा है ना, आप एम्प्लॉइज की कोई और बात करते हैं, एसेट बन रहा है, तो एसेट के लिए जो भी खर्चा होगा वो हुकूमत दे सकती है ग्रांट के नाम से, यही ट्रीटमेंट होगी। ओके आप IAS 20 से चीजों को मिक्सअप ना करें, IAS 20 में सिनेरियो के लिए ये पड़ा था, सिनेरियो के लिए ये पड़ा था, बस सादा सी बात है, जब भी आपने एसेट एक्वायर करना है तो उसके लिए हुकूमत कोई भी आपको तोहफा दे दे, उस तोहफे की ट्रीटमेंट हमने पढ़ ली है। अच्छा जी अब आ जाए पॉइंट 5 पे, इस पे आपकी जो है वो डबल टेंशन नहीं चाहिए आप मुझे, इस पे सिंगल टेंशन भी चल जाएगी। पॉइंट 5, आपने लिया एसेट, एसेट के लिए आपको लेना पड़ा लोन, ये लोन वो नहीं है जो मैंने पिछली मिसाल में करवाया अभी, वो जो गवर्नमेंट से आपने लिया है, वो गवर्नमेंट तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लिया ना आपने, लोन आपको लेना पड़ा एसेट के लिए फॉरेन करेंसी में। मिसाल के तौर पे आप एक पावर प्लांट लगा रहे हैं, उस पावर प्लांट से आपने बिजली बनानी है, अब वो पावर प्लांट से आपने बिजली बनानी है तो समझे वो पावर प्लांट जो है वो बन रहा था 10 करोड़ रुपए का, अब वो 10 करोड़ रुपए का पावर प्लांट जो है उसके बारे में आपने सोचा कि मैं 10 करोड़ रुपए के पावर प्लांट को कैसे अपने पैसों से खरीदूं, तो आपने बाहर के बैंक को अप्रोच किया और उसको कहा यार 2 करोड़, उसने कहा हाँ 2 करोड़ मेरी तरफ से, जाहिर बात है आप उसको उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो ये वो वाला लोन नहीं है, ये वो वाला लोन नहीं है जो मैंने पहले डिस्कस किया है, वो तो हमने वैसे ऐसा खरीदने के लिए किससे लोन ले लिया था, लोकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लिया था, लेकिन ये मैं किससे लोन ले रहा हूं, हाँ वो तो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोन लिया था, ये लोन बोले किससे ले रहा हूं, फॉरेन कंट्री से। अच्छा अब ना बच्चों को ना टैक्स की क्लास में बैठ के IAS 23 चढ़ा होता है, चढ़ा होता है ऐसे दिमाग के ऊपर, अच्छा इस लोन के इंटरेस्ट का क्या करेंगे, ओ भाई सारे इंटरेस्ट खर्चों में जाने हैं, इंटरेस्ट की मैं बात कर ही नहीं रहा, इंटरेस्ट के बारे में आपसे बात हो चुकी भी है पेज नंबर 147 पे, पेज नंबर 147 के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर आपसे बड़ी तफसीली बात हो चुकी हुई है, सेक्शन 28 के अंदर, एनी इंटरेस्ट पेड बाय पर्सन
इज अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट तो सारे खर्चों में जाते हैं, चाहे आप पाकिस्तान की हुकूमत से लोन ले लें बिजनेस के लिए, चाहे आप बाहर की कंट्री से जो है वो लोन ले लें, सारे इंटरेस्ट खर्चों में जाते हैं। हमारे जो टैक्स है, जिन्होंने FR1 में बोरिंग कॉस्ट पढ़ा उनसे बात कर रहा हूं, बाकी लोग छोड़े, ऐसे ही अजीब सी चीजें सोच रहे होते हैं, इस वजह से परेशान हो रहे होते हैं। तो हमारा जो टैक्स लॉ में कोई तस्वर नहीं है इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डालने का। इंटरेस्ट हमेशा किस में जाएगा? P&L में, खर्चे में जाएगा। अच्छा, अभी मैं कुछ और बात कर रहा हूं। आपने लिया फॉरेन करेंसी लोन, फर्ज करें आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया $1, आपने बाहर के मुल्क से को फोन किया, बाहर के मुल्क को कहा यार मैंने प्लांट खरीदना है 1 करोड़ रुपए का, मुझे उधार दे दो। बाहर के मुल्क ने कहा अच्छा कितने का डॉलर चल रहा है? 170 का। अच्छा 170 का डॉलर चल रहा है। आपने बाहर के मुल्क से फोन किया, बाहर के मुल्क को फोन करके कहा यार मैंने 1 करोड़ रुपए का प्लांट खरीदना है। बाहर के मुल्क ने कहा 170-80 मेरी तरफ से। आपने कहा क्या मतलब, शर्मिंदा कर रहे हो? उसने कहा $1 उधार ले लो मेरी तरफ से, $1 मेरी तरफ से। अब आप मुझे बता दें आपके पास $1 पहुंच गया। आप मुझे बता दें जिस वक्त डॉलर पहुंचा था $1, वो डॉलर था, यानी वो डॉलर पाकिस्तान करेंसी नहीं थी, वो डॉलर बाहर के बैंक से आया था और बाहर के बैंक ने एक जहाज का कप्तान आ रहा था उसकी पॉकेट में डाल दिया था कि तुमसे रशीद ले लेगा एयरपोर्ट पे। तो पाकिस्तान में जहाज लैंड किया, हमने पायलट पे छलांग मार के उसको जफ्फी डाली और पायलट की जेब से $1 निकाल लिया। अब मैं लोगों को दिखाता फिरूंगा, देखो मुझे फॉरेन बैंक से लोन मिला, देखो मुझे फॉरेन बैंक से लोन मिला, देखो मुझे फॉरेन बैंक से लोन मिला, देखो मुझे फॉरेन बैंक से लोन मिला। कितने डॉलर? $1। फर्ज करें उसका डॉलर 170 रुपए का है। आपकी मैं बात नहीं कर रहा, मेरा तो दिल धक 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 कर रहा होगा, पता नहीं जब ये मैंने ये वापस करना है उस वक्त डॉलर कितने का हो गया होगा। हो सकता है क्या जब ये लोन वापस करूं तो डॉलर महंगा हो सकता है? तो दिल धक 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 कर रहा होगा कि पता नहीं उस वक्त डॉलर कितने का हो। तो फर्ज करें उसी साल, जिस साल आपने एसेट खरीदा उसी साल रीपेमेंट भी थी और आपने 6 महीने बाद ये $1 वापस करना था। जिस वक्त आपने लोन लिया था उस वक्त डॉलर था 170 का, जब आपने ये लोन वापस किया उस वक्त डॉलर हो गया 172 का। बोले आपने जिस वक्त लोन लिया था आपको कितने पाक रुपीस आए होंगे? असल में आप $1 जो पायलट से लिए ना आपने, उसको लेके बाजार गए होंगे, वहां से 170 रुपए दुकान से ले लिए होंगे आपने। वो दुकानें होती हैं करेंसी की दुकानें होती हैं ये, वहां से जाके आपने करेंसी एक्सचेंज की दुकान से 70 रुपए जेब में डाले होंगे। अब जब बाहर के बंदे का 6 महीने बाद फोन, ओ भाईजान मेरा $1 वापस करें, आपने कहा पायलट पेज पायलट नो जल्दी भेज पायलट को। उन्होंने कहा पायलट उधर ही है, जब फिर डाल जाके उसे। अच्छा पायलट उधर ही है, चलो मैं जा रहा हूं। अब आपके पास तो डॉलर है नहीं, अब आप बाजार गए होंगे, बाजार में जाके, वो बातें समझ आ रही हैं, आप बाजार गए होंगे, बाजार में जाके आपने पूछा होगा भाईजान डॉलर कहां से मिलता है? किसने कहा होगा जाओ यार फलां दुकान से डॉलर मिल जाते हैं। आप उस दुकान पे गए डॉलर लेने, तो उसने दुकान वाले ने पूछा हाँ भाई क्या चाहिए? आपने कहा $1 का सवाल है। चपेट मारी, उसने कहा पैसे निकाल। $1 का सवाल है, कोई नहीं पैसे निकाल। आपने कहा कितने का डॉलर? उसने कहा जी 172 का। आपने कहा मेरे साथ सही हैंड हुआ। अच्छा तो आपने जेब से 172 निकाले और दुकानदार को पकड़ा दिए। अब जब आपने दुकानदार को 172 पकड़ा दिए तो मुझे सोच के बताएं आपको जब उधार मिला था तो कितना आपको पैसा आया था? 170। उसने तो डॉलर ही भेजा ना, इधर तो हमारे साथ गेम हो रही है बेचारों के साथ। तो उसने जब उधार भेजा था तो कितने पैसे आपके पास आए थे? क्या मैं 170 को आपके लिए इनफ्लो कह सकता हूं बिजनेसमैन के लिए? तो इनफ्लो और आउटफ्लो करके आप समझिएगा। तो जब डॉलर आया पायलट के जरिए, तो पायलट से मैंने डॉलर जेब से निकाला और जब लोन आया था जेब से निकाल के बाजार में 170 रुपए जेब में डाल दिए। और जब मुझे डॉलर भिजवाना पड़ा तो डॉलर तो मेरे पास था नहीं, कि डॉलर तो सारा खर्च हो चुका है एसेट के अंदर। तो फिर मैंने क्या किया, दुकान से जाकर डॉलर लूंगा और डॉलर लेके बाहर के मुल्क भेजूंगा। तो अब आप मुझे बता दें वो डॉलर जो है कितने का हो गया? 170। अगर वो डॉलर 172 का हो गया तो आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ? ये नुकसान आपने एसेट की कॉस्ट में डालना है, ये नुकसान आपने। और रिवर्स सिनेरियो भी तो हो सकता है यार, रिवर्स सिनेरियो भी तो हो सकता है। जब डॉलर बाहर से मुल्क से मंगवाया था तो डॉलर 170 का था और जब आप वापस करने गए तो डॉलर 169 का हो चुका है। अब आप कहें ये तो जबरदस्त हो गया, उसके साथ हैंड हो गया। नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसका डॉलर ही जाना है। आपको मसला हो गया नहीं, आपको खुशी होगी। जब आपको डॉलर मिला था तो कितने का था डॉलर? 170 का। अब जब आप उधार वापस करने लगे हैं तो डॉलर कितने का? 169 का। तो आप बता दें आपको 1 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ 1 रुपए का। अच्छा हमने इतने लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पढ़ना, पहले जरा इंग्लिश पढ़ लें। पॉइंट 5, इफ एन एसेट इज परचेज, बोला बड़े परचेज, इफ एन एसेट इज परचेज विद अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, लोन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिया, वो लोन अलग था, वो मैंने साइड पे फर्क कर दिया नीचे वाले पॉइंट में। इफ एन एसेट इज परचेज विद अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी देन एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज याद है 170 से 172 पे चली गई थी लायबिलिटी, 170 से 170, then an increase in liability due to currency fluctuation will be added in the cost of asset। लेकिन यार उल्टा भी तो हो सकता है, डॉलर 170 से गिर के
169 पे चला जाए तो फिर आपको 170 मिलेंगे और 169 आपकी जेब से जाएंगे। तो अब बता दें डिक्रीज हुई लायबिलिटी या बढ़ी? डिक्रीज को एसेट की कॉस्ट में नहीं, इंक्रीज को ऐड करेंगे, डिक्रीज को चलिए छोड़े पर कल न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने, जैसे सब्सिडी और ग्रांट के भी किए हैं। अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ आ गया वैसे कि 170 का डॉलर था, जब वापस करेंगे 172 का हो गया डॉलर, तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, और अगर खुशी आ गई एसेट की कॉस्ट में से कम कर देंगे। अच्छा, इन द कॉस्ट ऑफ एसेट और फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए छोड़ें, ये लाइन कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मोहतरम यकम मई को $2 लाख का मुझे लोन रिसीव हुआ है। क्लियर? यकम मई को मुझे कितने लाख डॉलर का लोन रिसीव हुआ है? उससे का डॉलर कितने का है? जब मेरा ईयर एंड आया तो मैं उसमें से कितने वापस कर दिए? 30,000। कितने रुपए के एतबार से? चले छोड़े, कल बात करेंगे। ओवर। ये एक सेकेंड ना पास पेपर निकालें। जी टाइम क्या ना था, बता दिया। अच्छा जी, पेज नंबर 148 का टॉप, 148 का टॉप, 148 के ऊपर मोहतरम जरा देखें, ये एक पॉइंट आ रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड एसेट कैसे निकलनी है बता दें जरा। टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द एसेट, और टोटल कॉस्ट में क्या क्या आने मैंने बताया था? मटेरियल, लेबर और प्रोड्यूस्ड एसेट की बात हो रही है या परचेज्ड एसेट की? प्रोड्यूस्ड एसेट की बात हो रही है या फॉरेन करेंसी वाले लोन वाले एसेट की बात हो रही है? प्रोड्यूस्ड एसेट की। अब ऐसा करें, छोड़े फिर मैं क्या ढूंढूं निकालूं, आप हजरात ऐसा करें यार, वो कल सवाल दिया था क्वेश्चन नंबर 39 का पार्ट बी हो गया था पेज 162 पे। अच्छा, एक सवाल मैं छोटा सा करा रहा हूं आपको जाते जाते, पेज 161 पे क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 का पॉइंट डी, पेज 162 पे टॉप पे पॉइंट डी देखें। राही नजर आ रहे? राही, राही ने कंस्ट्रक्ट की है फर्नेस, फर्नेस होती है कोई बड़ी चैनक टाइप समझ लें, कंस्ट्रक्ट की है फर्नेस फॉर हिज फैक्ट्री इन कोरंगी। इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? नहीं, मटेरियल लेबर ओवरहेड पेपर में लिख के आना, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। आप बस एग्जामिनर को वो अल्फाज लिख के आएंगे जो लॉ में लिखे हुए हैं। आप क्या लिख के आएंगे? प्रोड्यूस हो रही है, खरीद रहे, डबल अंडरलाइन कर लें, प्रोड्यूस हो रही है फैक्ट्री में, तो पिछले सफे पे रिक्वायरमेंट पड़े क्या है सवाल की, ये पेज सही निकाल के दें इनको, पिछले सफे पे रिक्वायरमेंट पड़े क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 34 कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है। तो बता दीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने का तरीका क्या है? कोई साइंस नहीं है। द कॉस्ट शैल बी टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्टिंग द फर्नेस प्लस एनी इंसिडेंटल एंड एनी एक्सपेंडिचर पेड टू अल्टर और इंप्रूव द एसेट। तो ये सिंपल से सवाल आते हैं इनको। अब इस लाइन को बताएं, यहां से लेके यहां तक रटा मारना पड़ेगा, घर में जाके मानना पड़ेगा जाके, फिर ये सिनेरियो बेस्ड सवाल आपका होगा। सिनेरियो बेस्ड तो था नहीं, बारीक सा सवाल ही था। तो टेस्ट का सिलेबस जो है वो ऑनलाइन वालों को तो मैंने टेस्ट 6 का सिलेबस वो बता दिया हुआ है, वो मैंने पेज नंबर नहीं बताया, मैंने लेक्चर नंबर बताया क्योंकि उनको लेक्चर नंबर नजर आ रहे होते हैं। तो ऑनलाइन वालों को तो लेक्चर नंबर मैंने बता दिया है, आप लोग भी बेशक ये देख लें। पेज 126 से 148 तक सिलेबस है टेस्ट 6 का, और टर्म टेस्ट 1 तो मोहतरम हमारा अगले हफ्ते है। ये वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, वो जो नान रोफ वाली वेबसाइट है, ऑनलाइन वालों की वेबसाइट की बात नहीं हो रही, उनको ग्रुप्स में शेयर किया जाता है। सिलेबस टर्म टेस्ट का है चैप्टर नंबर 4, 6 और ये चैप्टर नंबर 8 जो है ना बिजनेस वाला चल रहा है, इसमें बस सेक्शन 19 नहीं होगा और सेक्शन 113 नहीं होगा। वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम वैसे ये भी पढ़ ही लेंगे टेस्ट से पहले, लेकिन फिर भी सेक्शन 19 और सेक्शन 113 नहीं होगा। ओवर। ये वेबसाइट कितने लोग खोल के देख लेते हैं, खुद ही खोल के चीजें देख लिया करें, बस डिपेंडेंट ना रहें आप मेरे पे। ओके।